सो वेलकम बैक गाइस। वीडियो के 6 पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको लग रहा होगा कि यार मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो समझा, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी समझ में नहीं आ रही क्या होती है। तो आपको बेसिक सिंपल से आपको बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक ऐसे कर्तव्य होते हैं जिनको आपको निभाने की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार आपको कोई पनिशमेंट तो नहीं दे सकती है, लेकिन ये कुछ ऐसे कर्तव्य हैं, अगर आप निभाते हैं तो आप आदर्श नागरिक कहलाते हैं। और बड़ा ही सोच समझ के इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि हमने आर्टिकल के बारे में समझा था। हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में हमें समझाया जाता है कि आर्टिकल जो है वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ऐसे राइट्स होते हैं जिनके लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं और कोर्ट में भी हमें कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। लेकिन वही 36 से लेके 51 के बीच में जाते हैं तो हमें मिलता है डीपीएसपी। डीपीएसपी एक ऐसा क्या कहते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ काम काजों का समूह है जिससे किसी राज्य को चलाया जा सकता है। लेकिन 1976 के अंदर ये महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे कर्तव्यों की बनाने की जरूरत है जिससे समाज के नागरिक थोड़े से जागरूक रह सकें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट करा गया। और दोस्तों, इसे कहते हैं 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। याद रखना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के द्वारा पूरे भारत में इतने सारे अमेंडमेंट हुए, तो क्या बताएं कितने अमेंडमेंट हुए। अब क्योंकि इसके द्वारा कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं तो इसीलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटी होती क्या है और 42वें संशोधन के द्वारा इसको लोगों के बीच में लाया क्यों गया है। चलिए समझते हैं सिंपल भाषा के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरीके से इसका जिम्मा लिया। उन्होंने कहा ठीक है, इसको बनाते हैं, देखते हैं। स्वर्ण सिंह ने बड़ा दिमाग लगाया और 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ 1976 में। और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट 4 के अंदर 36 से लेकर 31 आर्टिकल है, तो ऐसी पार्ट 4A बना। पार्ट 4A बना और वही 41A के अंदर ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन करा गया। मतलब देख सकते हो 41A के अंदर। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गया। पार्ट अध्याय नंबर 4 पहले से मेंशन था, अध्याय नंबर 4A अलग से बनाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। और आर्टिकल 51 था ही एंड में, लेकिन 51A कर दिया गया और जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन करा गया। एक पेज ही तो जोड़ना था, वो पेज जोड़ दिया और उसमें हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात एक और है कि ये हमारी एनसीईआरटी में कई सालों तक बताया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितनी है, 10 है। लेकिन दोस्तों मैं को बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो चुकी है। 2004 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज एक और बढ़ी, और वो क्या चीज़ है वो आप समझोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है समझते हैं। टू ओबे एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। आपका कर्तव्य है कि आप राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय झंडा, इसके प्रति आप सम्मानित रहें। आपने जितने भी महान हमारे विचारक थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको पूरी तरीके से उनके स्ट्रगल की और उनके आइडियाज़ की इम्पोर्टेंट को समझे। भारत की रक्षा करें, भारत की सोवरेनिटी की रक्षा करें, उसके लिए दूसरा अपने नेशन की रक्षा करें, सार्वजनिक प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। और उसके बाद आपका आ जाता है कि कॉमन ब्रदरहुड, सभी के बीच में भाईचारा बनाए रखें। और भारत की जो विरासत है, जैसे कि पुरानी इमारतें, नेशनल पार्क वगैरह, इनका सम्मान करें। और दूसरा है वैज्ञानिक जो लोग होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी जागरूकता को बढ़ाएं। ये 10 इतने थे, लेकिन एक और 11वां जुड़ा। वो ये कहा गया कि राष्ट्र के विकास के लिए, सर ये 10वां है कि राष्ट्र के विकास के लिए सभी व्यक्ति को एक साथ मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन 11वां ये है
कि हमने जब बोला कि सबको आर्टिकल नंबर 21A के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन सभी के लिए 6 से 14 साल के बच्चों को सभी को हमने बोला कि भैया आपको एजुकेशन मिलेगा, लेकिन एजुकेशन में हमने ये क्लियर कट बोल दिया था कि एजुकेशन तो मिलेगा पर पेरेंट्स की भेजने की जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को भेजने के लिए हमने जिम्मेदार बनाया और बोला कि भैया पेरेंट्स जाएंगे, बच्चे को भेजेंगे स्कूल और ये उनका कर्तव्य है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार सरकार का है, लेकिन जनता मतलब पेरेंट्स का अधिकार ये है, कर्तव्य ये है कि उसे स्कूल भेजे। अब देखो एक और चीज, ये जितनी भी चीजें हैं अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके लिए पनिशेबल नहीं है, जनता के ऊपर है, करे ना करे, करेगी तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो और भी बुरी बात है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपने इससे पहले वाले पार्ट में डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था और इस वाले पार्ट में आपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा। एग्जामिनर आप लोगों से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिफरेंस पूछ लेगा, या पूछ लेगा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या अंतर है। ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, इसीलिए कुछ मैंने डिफरेंस लिखे हुए हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट जो है इसमें सरकार को कुछ चीजें करने से बचाता है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो सरकार को कुछ चीजें करने के लिए कहता है। ये पूरी तरीके से जो व्यक्ति के अधिकार है उसकी रक्षा करता है, जबकि ये वेलफेयर की बात कर रहा है पूरी तरीके से राज्य के वेलफेयर की। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स जस्टिबल है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिबल है, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल डीपीएसपी जस्टिबल नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस है। जब कॉस आप लिख लीजिएगा, मैं स्क्रीन छोड़ दे रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो स्क्रीनशॉट खींच लो, ताकि आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में डिफरेंस पता चल सके। और डिफरेंस पेपर में जरूर आता है, आप आईएएस के एग्जाम में ले लीजिए, प्री के एग्जाम में ले लीजिए, यूपीएससी के एग्जाम में ले लीजिए, किसी भी एग्जाम में ये डिफरेंस जरूर आएगा। अब आता है एक छोटा सा पार्ट, वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों ये क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपका अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप किसी भी आपका अधिकार गलत हो रहा है, खराब हो रहा है, आप उसके खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट में और आप इंसाफ ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अभी भी आपको इंसाफ नहीं मिला, तो हमने नॉन जुडिशियल बॉडी यानी कि अलग से एक कमीशन बनाया है भारत के अंदर और उसे हम NHRC बोलते हैं। इसको हमने 10 दिसंबर 1948 के दिन इसकी घोषणा करी थी और उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत में 1993 में शुरू हुआ था। 1948 में पूरे वर्ल्ड में चालू हो चुका था, लेकिन भारत में 1993 में चालू हुआ। एट प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन HL दुग्गल दातू है, मे भी शायद से चेंज हो गए हो, चेंज होते भी रहते हैं। इनके 5 सदस्य हमेशा चेयरमैन की जूरी में बने रहते हैं। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो अभी नहीं है पहले था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही जो फॉर्मल जज थे पुराने वो होंगे। उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पहले थे वो होंगे। उसके बाद कोई भी क्या कहते हैं ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिसने समाज को बड़ी गहराई से देखा होगा, उसको इस चेयर की मेंबरशिप पर लाया जाता है। इनका मेन काम होता है कि जो भी ह्यूमन राइट्स पूरी तरीके से अभी लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए लोगों को जागरूक कराना, ह्यूमन राइट्स की स्टडी पूरी तरीके से उसका अध्ययन करना। उसके बाद इनका मेन काम होता है ह्यूमन राइट्स कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा, क्या पता जुडिशरी उस पर अड़ंगा कर रही हो, क्या पता सरकार की जो मनी पावर है, स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, वो इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं या प्रॉब्लम डाल रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहा है कोई किसी पिटिशन को जो इन्होंने रिसीव करा है। तो मेन बात है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इन्वॉल्व होती है और कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ अगर गलत हो रही हैं और ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो ये पूरी तरीके से आके अपना काम करते हैं। और आप इनको लेटर भी लिख सकते हैं, आप लेटर लिखिए, आपको अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। और क्या चाहिए दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जिन लोगों को ज़रूरत है उसको शेयर जरूर करिए। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।